अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। इमरान खान को तोशाखाना केस के अंदर 3 साल की सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना और जुर्माने ना अदा करने की सूरत में 6 माह मजीद कैद। ये तो फैसला जो है वो आ गया है। लेकिन हम जहां आज मेरे साथ, पहले तो मैं तारुफ करवाऊं कि फैसल दाऊद पोता हमारे साथ हैं। फैसल एक बड़े वकील हैं, मेरे लिए तो बहुत बड़े वकील हैं। और लेकिन ये मुल्क से बाहर हैं और बाइसेस से अलग हैं। तो हम टेक्निकली देखेंगे कि इस केस के अंदर हुआ क्या है। पहली बात तो ये कि क्या इमरान खान साहब की जो वकला की टीम थी उसने केस अच्छा लड़ा टेक्निकली, या पॉलिटिकली ज्यादा अच्छा लड़ा। और दूसरी इस एस्पेक्ट के ऊपर जो है वो हम बात करेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, करप्शन करप्ट प्रैक्टिसेस आला अदालतों के फैसलों की नज़र में क्या है। और फिर जो है वो हम देखेंगे कि इमरान खान के पास अपील के अंदर क्या ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस पर क्या कुछ हो सकता है। फैसल दाऊद पोता साहब, बहुत शुक्रिया AQS लाइव में आपने हमें वक्त दिया। तो वहीं से शुरू करते हैं कि आपको इस केस के दौरान जिस तरह से इमरान खान साहब की लीगल टीम है, उसने आपके ख्याल में ये केस पॉलिटिकली ज्यादा अच्छा लड़ा या लीगली ज्यादा अच्छा लड़ा? यूम साहब, थैंक यू हैविंग मी। सो ये आपका जो है डबल डबल एज क्वेश्चन है। पहले लीगली रिएक्ट कर देता हूँ, तो उससे फिर आपको पॉलिटिकली जो नुआंसेस हैं वो समझ में आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप जजमेंट पढ़ें, जो 30 सफ़ों की जजमेंट लिखी है लर्नेड सेशन कोर्ट के जो जजेस हैं, उसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि भाई एक एक कंप्लेंट आई मेरे पास इलेक्शन एक्ट के तहत, उनके पास वो ड्यूटी बाउंड है आर्टिकल सेक्शन 218 में, सेक्शन 137 में। जो फॉर्म लिया गया है उस फॉर्म का जो है उन्होंने असेसमेंट करी और असेसमेंट के बाद उन्होंने डिसऑनेस्ट डिक्लेरेशन उसमें देखा है 3 साल का कंटिन्यूस। और वो उनके जो एसेट्स जो हैं उसको उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, जो कि गिफ्ट से उनको इनकम मिली थी, रिटेन किए थे। और उसकी बेसिस पे आर्टिकल सेक्शन 167, सेक्शन 160, 173 और 174 के तहत इन्होंने जो है करप्ट प्रैक्टिसेस की और डिसऑनेस्ट डिक्लेरेशन की एलिगेशन आ गई है और उसकी कंप्लेन आ गई है। उसकी बेसिस पे उन्होंने बोला कि भाई ये फॉर्म है, ये फॉर्म में ज्वेलरी का आइटम था, इन्होंने ज्वेलरी का लाइन आइटम के सामने लिखी नहीं गई, इन्होंने ज्वेलरी रिटेन करी और ज्वेलरी उसके बाद बेची और वो डिक्लेयर नहीं किया। ये सिंपल सा केस था, उसका जो है इशू था। सामने से उन्होंने जो डिफेंस स्ट्रेटजी अपनाई, उन्होंने सबसे पहले तो जो है वो कोर्ट की जुरिडिक्शन को चैलेंज करना शुरू कर दिया कि जज बायस है, और जज ने जो है 2014 में पोस्टिंग करी थी, वो इंटरिम ऑर्डर्स पे जो 2-4 दफ़ा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया कि ये बायस का इशू जो है आपका मेंटेनेबल नहीं है। और जज ने भी 2 ऑर्डर इशू कर दिए थे ट्रायल कोर्ट के उसके ऊपर कि बायस इज नॉट मेंटेनेबल। दूसरा ऑर्डर उनकी एक टेक्निकल ऑब्जेक्शंस ये थे कि जिन्होंने साइन किए। ये देखिए ना कि मतलब है कि मेरे पास वो जजमेंट भी है हुमायूं गुलाब हम्म, साहब। बड़ा एक इंटरेस्टिंग उसके अंदर है। मैं सॉरी, मैं आपको कट कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल। आपने ऑर्नामेंट्स की बात की ना कि उन्होंने ऑर्नामेंट्स जो है वो या जेवरात वगैरह नहीं अपने फॉर्म बी के अंदर शो किए। तो जज साहब लिखते हैं कि while filing the form B for financial year 2018-2019, Imran Khan had declared 4 goats as his assets, while at the same time omitted to disclose purchase and sale of assets having huge financial value. Moreover, these assets were purchased from the state. स्टेट करेक्ट। हाँ, ये वो उसकी मेलफ आईडी को या इंटेंट को हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि जब वो इतने मेटिकुलस थे और इतने फाइन चीज़ों और बकरी जो उन्होंने घर में रखी हुई है उसको जो है वो डिस्क्लोज कर रहे हैं और डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ज्वेलरी जो रखी हुई है जो स्टेट से परचेज करी है, जिसके सारे जो है मनी ट्रेल होगी, जिसके सारे डॉक्यूमेंटेड होंगे, वो उन्होंने विदहोल्ड क्यों करी इन्फॉर्मेशन। और उन्होंने इसी जजमेंट में 3 ईयर के फॉर्म बी को उन्होंने स्क्रूटनाइज किया कि जो है 2018-19, 2019-20 और 2020-21 इन तीनों सालों के फॉर्म बी जो आपने फाइल किए हैं उसमें डिक्लेरेशंस आपके फॉल्स हैं। पहले उनका डिफेंस आया कि जो है पहला इसलिए उन्होंने अपने डिफेंस में बनाया कि हमारे पास एक कट ऑफ डेट थी 30 जून की, उससे पहले की जो कार्रवाई है वो हम डिक्लेयर करने के पाबंद नहीं है। वो उन्होंने अपनी मनमानी की एक कट ऑफ डेट डिफेंस ने अपने स्टेटमेंट में दे दी।
तो जैसा आपने बोला सर, वो कट ऑफ डेट आप रखें भी और ना भी रखें, लेकिन फॉर्म भी कहता है कि जो भी ज्वेलरी आपने खरीदी बेची है और आपने हासिल करी है उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी है, और आपका ज्वेलरी का जो लाइन आइटम है वो खाली है। तो वो कह रहे हैं हमने कट ऑफ डेट से पहले भेज दी, 30 जून से पहले, और 30 जून के बाद हमने फॉर्म भरा तो हमारे को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फॉर्म भी वो रिक्वायर करता है कि अगर आपने बेची, ट्रांसफ़र करी, गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन, पैसे लेके दी, पैसे के बगैर दी या गिफ्ट करी, जो भी ज्वेलरी आई जो कि वर्थ थी और वैल्यू थी, वो आपको डिक्लेयर करना था। उन्होंने 2019 वाले में फॉर्म के लिए एक्सप्लेनेशन दूसरी दी। उन्होंने बोला इस साल ऐसा हुआ कि जो हमारे पास जो ज्वेलरी आई थी वो हमने 30 जून से पहले थर्ड पार्टीज को गिफ्ट कर दी। सही। 2020 वाले फॉर्म में उनकी एक्सप्लेनेशन, एक थर्ड एक्सप्लेनेशन थी, वो ये थी कि जो हमारे पास ज्वेलरी आई थी, जो हमारे पास वर्थ, जो हमने जिस वैल्यू पे खरीदी थी उस वैल्यू पे हमने डिक्लेयर कर दी। तो जैसा आपने बोला कि भाई उस वैल्यू पे डिक्लेयर नहीं करनी थी, आपने उस वैल्यू पे डिक्लेयर करनी थी जिस वैल्यू पे बेची है। सो ये 3 किस्म के 3 डिफरेंट डिफरेंसेस थे इनके। इन्होंने ये जाके जो गलती करी है, ये जाके नहीं पूछा कि सर वो फॉर्म बी जब भरा जाता है तो वो आप सब लोगों से यही मालूमात लेते हैं और सब लोग जो है फॉर्म बी के लाइन आइटम के सामने क्या रखते हैं। और 2020 में उन्होंने बोला हमने प्रीशियस आइटम्स लिखा है ना, प्रीशियस आइटम्स में आप जो है ज्वेलरी का इंक्लूड करें। तो जैसा आपने बोला नहीं, लाइन आइटम है दोस्त, लाइन आइटम के सामने आपने ज्वेलरी डिक्लेयर करनी है अगर आपने लेके ट्रांसफर करी है। और तो इनकी जो फॉल्टी डिफेंस लग रहा है कि इन्होंने कोरोबोरेटिव एविडेंस पूरा जो है निकलवाया नहीं कि फॉर्म बी किस तरीके से भरा जाता है। कोई एक्सपर्ट विटनेस ले आते हैं कि जिसने पिछली दफा फॉर्म बी भरा हो। इमरान खान साहब खुद जो है पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत इलेक्शन लड़ चुके हैं उससे पहले, और 2017 के एक्ट के तहत इलेक्शन लड़ रहे हैं। फॉर्म्स इस तरीके से भरना उनके सामने से बहुत दफा गुजरा है, बाय इलेक्शंस में बढ़े, और उनकी पार्टी के इतने सारे लोगों ने भरे। सो फॉर्म बी में जो ज्वेलरी का लाइन आइटम है उसको कैसे भरा जाता है उसको डिस्कस नहीं हुआ। सिर्फ ये हुआ कि इन्होंने फॉर्म बी का लाइन आइटम ज्वेलरी का खाली छोड़ दिया, विच उनसे पूछा गया जब वो स्टेटमेंट देने आए, अव्वल तो उन्होंने ओथ पे स्टेटमेंट नहीं दिए, तो दैट इज अ फॉल्टी वे ऑफ डिफेंडिंग वन सेल्फ। उन्होंने सिर्फ 342 के तहत आके सिर्फ स्टेटमेंट दी। इमरान खान टेक्निकल आदमी तो नहीं है, तो ये लॉयर ने ही मशवरा दिया होगा कि आपने ऑन ओथ नहीं देनी डिक्लेरेशन, बस 342। ऑन ओथ देते तो बॉल गेम डिफरेंट होता, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन डिफरेंट होता और एक्सपर्ट विटनेसेस लाते अपने। जो है जज साहब ने एविडेंस लॉ 4 दफा डिस्कस किया है, उसमें 3-4 पैराग्राफ में आर्टिकल कानून शहादत जिसे बोलते हैं, आर्टिकल 75, आर्टिकल 85, आर्टिकल 86 जो कि प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस है। सही। और आर्टिकल 90 है जो कि एडमिसिबिलिटी ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन है, और 95 96 भी है। सही। मतलब जो डिफेंस का एतराज, यानी इमरान खान के वकीला का एतराज तो ये था ना कि ये एडमिसिबल नहीं है, ये जो एविडेंस आप हमारे पास ला रहे हैं। तो एविडेंस लॉ के साथ प्रेसिडेंट भी तो लेकर आते, डिस्कस भी तो करते हैं। उन्होंने जाके इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी कि मैं एडमिट करता हूं मैंने साइन किया फॉर्म बी। आपको डिफेंस लाना चाहिए था कि फॉर्म बी दूसरे लोग कैसे साइन करते हैं, फॉर्म बी के ऊपर लाइन आइटम किस तरीके से रखा जाता है। और सबसे बड़ा डिफेंस होता है जब आप किसी ऑफेंस के खिलाफ जाते हैं डिफेंड करने, तो आपको एक वेगनेस डॉक्ट्राइन ढूंढना पड़ता है। वेगनेस ये होता है कि जब आप कोई क्रिमिनल प्रोविजन पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंडक्ट क्रिमिनल है, उसके तहत प्रोहिबिटेड है कि नहीं है। इतना वेग नहीं होना चाहिए, नैरो होना चाहिए। क्राइम्स हैव टू बी रिटन वेरी नैरोली इन द स्टैचू। सो आप आर्टिकल 4 के तहत वेगनेस डॉक्ट्राइन को इन्वोक करते और जो है वो सेक्शन 137(4) और सेक्शन 174 को चैलेंज करते। वो तो नहीं किया उन्होंने। आप उन्होंने तो टेक्निकल चैलेंजेस लेके गए ऊपर। बहुत टेक्निकल कर दिया इसको, थोड़ा सा आम जुबान में मुझे समझाएंगे ताकि मुझे समझ आ जाए। हाँ, आम जमात में यह है कि जिन का शिकों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होती, वो शिक कॉन्स्टिट्यूशनल भी हैं कि नहीं है, वो शिक दस्तूर के तहत सेहत रखते हैं कि नहीं रख सकते। और जब कोई जुर्म डिफाइन किया जाता है किसी भी कानून में, उसको बड़ा नैरो तरीके से बहुत बारीकी से डिफाइन किया जाता है। आप जनरल प्रोहिबिशन रख के या जो है जनरल जो है पनिशमेंट्स इशू नहीं कर सकते जनरल प्रोहिबिशंस रख के। तो गलती सो क्या है? गलती इन्होंने ये की, इन्होंने तो अपने विटनेसेस के नाम सबसे पहले रखने चाहिए थे।
अपने एक्सपर्ट विटनेसेस लाने चाहिए थे। इन्होंने डिस्कवरी का मतलब दूसरे फॉर्म भी किस तरीके से करे जाते हैं पिछले 10 साल में इलेक्शन एक्ट के तहत, उनमें ज्वेलरी आइटम की किस तरीके से जो है असेसमेंट होती है एट द टाइम ऑफ टेकिंग। अगर देखें इलेक्शन कमीशन भी जो है वो पाबंद है, क्योंकि उसके पास भी सिविल कोर्ट की पावर्स हैं और वो आपसे डिक्लेरेशंस ले रहा है। तो इलेक्शन कमीशन एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑफ दोज फॉर्म्स कौन कौन से कानून शहादत की शिकों की पाबंदी करता है कि नहीं करता खुद उस वक्त, और एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द फॉर्म इन द कोर्ट वो कौन कौन से कानूनों की जो है वो पासदारी कर रहा है। बट दैट्स अ फेल्ड स्ट्रेटजी दैट हैज बीन अडॉप्टेड टू डिफेंड अ पर्सन जिसने मेरिट पे आके कोई डिस्कशन नहीं किया। उनकी जो स्टेटमेंट थी 342 की, जो कि जिस तरीके से भी उन्होंने जो है वो आर्ग्यू करना था, उन्होंने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी उसमें बहुत सारा स्कोप था जो वो ऐड कर सकते थे, जो कि नहीं किया उन्होंने। और जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने जो है वो परफेक्टली अपना काम किया, उन्होंने बहुत अच्छी प्लीडिंग्स लिखी, बहुत अच्छी कंप्लेंट लिखी। डिफेंडेंट ने आके बोला हाँ ठीक है मैंने साइन किया है, लेकिन ये सारे जो है सियासी मेरे खिलाफ हैं क्योंकि मुझे इलेक्शन से बाहर रखना चाहते हैं, इसलिए जो है ये सब जो है सियासी हैं, ये प्लांटेड हैं विटनेसेस। तो भाई प्लांटेड है विटनेसेस तो आप क्रॉस एग्जामिन करें ना, विटनेस को इम्पीच करें, दैट्स व्हाट द एविडेंस लॉ रिक्वायर्स। आपने उसको क्रॉस एग्जामिन किया है, विटनेस को इम्पीच करने की कोशिश करी, आप अपने विटनेसेस लेकर आए, आपने फर्दर डिस्कवरी करवाई, दूसरे फॉर्म भी किस तरीके से एडजुडिकेट होते हैं। प्लस क्रिमिनल प्रैक्टिस, डिसऑनेस्टी और करप्ट प्रैक्टिस, डिसऑनेस्टी और फॉल्स डिक्लेरेशन, इन तीनों का नेक्सस क्या है? करप्ट प्रैक्टिसेस तो डिफाइन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी है 1947 के, नैब ऑर्डिनेंस में भी है ना जो है 1999 के, और इलेक्शन एक्ट में भी है। ये सब करप्ट प्रैक्टिसेस की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। जब आप नैब ऑर्डिनेंस की डेफिनेशन पे जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आमिर फारूक की 2021 की जजमेंट है कि अगर आप फाइनेंशियल गेन नहीं करेंगे तो वो करप्ट प्रैक्टिस नहीं होगी विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नैब करप्ट प्रैक्टिस डेफिनेशन। बट एट द सेम टाइम उन्होंने नेक्सस जोड़ा के जो है वो डिसऑनेस्टी से इज पार्ट ऑफ करप्ट प्रैक्टिस ऑल्सो। यहाँ पे करप्ट प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन जज को डिस्कस करने का अपॉर्चुनिटी थी, दैट वुड कुड हैव एम्पलीफाइड द जजमेंट ऑल्सो। यहाँ पे जो 137(4) है उसको जो है उसमें किस तरीके से करप्ट प्रैक्टिसेस डिफाइन करी गई है उसके ऊपर उनको पूरा लॉ लेके जाना चाहिए था। जैसे आपने सिर्फ एक लॉ यूज किया है एविडेंस एक्ट के ऊपर, 1940 की जजमेंट है। की सतह के ऊपर वो इस तरह से वो तो सिर्फ लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो वहां पे करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस की जो डेफिनेशन है शायद वो गैर जरूरी होती जज की नजर में, कि वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ मेरे साथ तो ये है और ये हाई कोर्ट की जजमेंट्स। लेकिन कानून तो सबके लिए बराबर है, वो क्या इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं? वो तो इसीलिए तो डिफेंस की गलती है। डिफेंस हैज नॉट एजिटेटेड और ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड ऑल द जुडिशियल प्रेसिडेंट्स एंड ऑल द आर्ग्यूमेंट्स अंडर द एविडेंस लॉ। देखें जो वो तो 3-4 सेक्शन है इलेक्शन एक्ट के, बट ऑल लिटिगेशन इज 90% प्रोसीजर। हाँ ठीक है, जब हाई कोर्ट के अंदर जो है वो उनकी हक के अंदर वो जुरिस्डिक्शन के इशू पे हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने वो जजमेंट सेट असाइड कर दी, लेकिन ट्रांसफर ऑफ वो जो है वो नहीं की है उसमें वो मैं बताता हूँ वो बोले। इसलिए, देखें जब आप क्वाशमेंट में जाते हैं, अदालत ने कहा कि आप उस फिक्स टाइम के ऊपर पेश होके फाइनल आर्गुमेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करें, हाई कोर्ट ने भी कहा। हाई कोर्ट ने बिल्कुल कहा। और ये जो स्ट्रेटजी अपनाई गई कि अदालत के सामने नहीं जाना, ये क्या दुरुस्त स्ट्रेटजी थी? आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं अदालत के सामने नहीं जाना? आपको तो जाना पड़ेगा, अदालत तो जो है सबको जाना पड़ेगा, चाहे इवन द किंग इज बड़ा नॉट अबव द लॉ। बहुत मजे का एक रिकॉर्ड उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि जी हमें बताया गया इमरान खान साहब की वकला की तरफ से कि जो लीड लॉयर हैं ख्वाजा हारिस साहब, वो एहतसाब अदालत के अंदर एक दूसरे केस में हाँ, वो उन्होंने फाइंडिंग दे दी कि और जो है वो तो झूठ बोल रहा है, मिसलीड कर रहे हैं कोर्ट को, वो और उधर नहीं है, हमने पूछवाया। वो वहां पे, तो ये मतलब दिस इज नॉट सिंसियरिटी, दिस इज नॉट सिंसियरिटी आइदर टुवर्ड्स द जज, दिस इज नॉट सिंसियरिटी टुवर्ड्स द लिटिगेंट, टुवर्ड्स योर ओन क्लाइंट। जो भी है वो जज ने ऑब्जर्वेशन दे दी दैट देयर इज डिसइंटरेस्ट इन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स बेसिकली। मैं और और इससे ज्यादा फिर लफ्ज जब यूज कर सकता एक्यूज हूँ, लेकिन मौजूद है, डिसइंटरेस्ट। उसकी मौजूदगी के अंदर जो लॉयर्स की टीम है, इवन वहां पे वो जो पंजोता साहब हैं, वहां पे वीडियोस मौजूद हैं कि किस तरह से जज को
ह्यूमिलेट करने के लिए अब्यूसिव लैंग्वेज और नारेबाजी वहां की है। और जैसे आपने उसमें लिखा है कि मैं कंटेम्प्ट में वो उन 50 वकीलों को जो है पकड़ने वाला था, लेकिन उन्होंने वर्बली माफी मांगी मुझसे। हम्म। सो दैट इज नॉट हाउ ये यू सारी डील विद द चीजें कोर्ट। जो है वो ट्रायल को इफेक्ट करती हैं। बिल्कुल अफेक्ट करती हैं। आपने जो है, आप मेरिट्स पे तो आपने डिस्कस ही नहीं किया। मेरिट्स पे तो आके आपने पॉलिटिकल स्लोगन्स रखे। मेरिट्स पे आपने क्या किया? आपने सिर्फ एडमिट किया कि हाँ मैंने फॉर्म भी साइन किया है, और मेरिट्स पे आपने बोला कि जो है ये विटनेसेस जो है इन्होंने साइन जो किया है वो एडमिसिबल नहीं होना चाहिए, और जो है कंप्लेंट 120 दिन के बाद है। 120 दिन के बाद अगर आप क्वाशमेंट में जाएं कोई भी क्रिमिनल कंप्लेंट या एफआईआर में कि ये लैचेस या डिले से सफर करती है, या इसमें बहुत इन्होंने टाइम लगा दिया, और ये मेलाफाइड, ये सोच समझ कर आए, ये प्लान बना कर आए, ये भैया यूजुअली तो क्राइम क्वेश्चन। जब होता है उसमें क्वॉशमेंट जरूरी नहीं है कि करे, इसीलिए हाई कोर्ट उसको क्वॉश नहीं करा। हाई कोर्ट के पास जाके इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, जो कि जस्टिस आमिर फारूक ने अपने ऑर्डर में भी लिखा है कि हाँ भाई ये साइन करने का इशू जो है मेरिट्स इन्वेस्टिगेशन, 120 दिन की डिले मेरिट्स इन्वेस्टिगेशन। लेकिन नीचे जाके आप उसी जज से आप बात करें, क्योंकि मैं क्वॉश नहीं करूंगा, वही जज क्वॉश करेगा। और वो क्वॉश नहीं होता एक्चुअली, उससे उससे उस डिफेंडेंट को बेनिफिट मिल जाता है कि कोई प्रोबेबल कॉज नहीं था मेरे खिलाफ केस फाइल करने के लिए, जो कि मौका इसलिए मिस इन्होंने किया डिटेन गया। किया। जो कि मौका मिस इसलिए किया। सो ये मौका मिस किया गया। एक और लीगल टीम की गलती। लीगल डिफेंस की शॉर्ट कमिंग्स हैं डेफिनेटली। तो केस तो जाहिर सी बात है, एडवर्स ऑर्डर आया तो शॉर्ट कमिंग्स है ना। या तो आप लॉ आपके खिलाफ था, या तो फैक्ट्स आपके खिलाफ थे, या तो प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स वाज इनएडिक्वेट। तीन ही चीजें हो सकती है ना। तो क्या फैक्ट्स खिलाफ नहीं थे? क्या लॉ भी खिलाफ नहीं था? जो मैंने तो फैक्ट्स अभी आपको बता दिए। मैंने लॉ की जो है सब ग्राउंड्स, देयर आर सो मेनी ग्राउंड्स ऑन विच एन अपील कैन बी फाइल्ड, बट देयर आर सो मेनी मिस्टेक्स बाय द डिफेंस टीम इटसेल्फ आल्सो in the context of not adequately presenting their defense, because they have missed out on the issues of how to deal with the evidence, how to deal with the presumptions. क्या उन वकीलों को नहीं पता कि आर्टिकल जो है कानून शहादत का आर्टिकल 75, 85, 86 और 90 क्या कहता है? वो क्या क्या प्रिजम्पशन रखता है विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफाइड कॉपीज? वो क्या क्या प्रिजम्पशन रखता है कि अगर मैं एडमिट कर दूंगा तो आर्टिकल 90 मेरे खिलाफ जो है ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा? सही। आप एडमिट करें, बट एट द सेम टाइम आप एक लेकर तो आए कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो कस्टमरी तौर पे सही था या कि नहीं था। पिछले मैं अगर वो 26 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, या पाकिस्तान में 75 साल से, नहीं तो एटलीस्ट पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत 2002 से तो ऐसे फॉर्म बनाए जा रहे हैं जिसपे लोग डिक्लेरेशन करते हैं। उसकी कस्टमरी प्रैक्टिस क्या है फॉर्म फिल करने की? हाँ। और ज्वेलरी का लाइन आइटम को फिल करने की कस्टमरी प्रैक्टिस क्या है? बट दे हैड नो क्लू एज टू व्हाट दे आर डूइंग, बिकॉज दे वेंट टू द कोर्ट, they started challenging the authority of the court, they started challenging the authority of the person who is putting a signature on the document. अच्छा, एक irony ये है, the allegation on you is that you have signed a document with false declaration, but your defense is that the person filing the complaint with against me has a false declaration, has a false signature. So it's that's not an adequate defense. और laches या delay of filing is does not necessarily mean quashment. आपको presumption of lack of probable cause मिलेगा कि भाई कोई उनके पास खालिस वजह नहीं थी मेरे खिलाफ केस फाइल करने की, इसीलिए उन्होंने 120 दिन इंतजार किया, लेकिन तो उससे बस क्वाशमेंट नहीं होती। ये तो हो गया डिस्कस। इसके अलावा और क्या आपके नजदीक इमरान खान की कानूनी टीम की और क्या गलती थी? वो सारे डिस्कवरी कराते ना, मैंने तो कह दिया कि फॉर्म बी की डिस्कवरी एक कराते कि बहुत फॉर्म बड़ा बी किस तरीके से वो होता। था जो उन्होंने छोड़ा, जिसकी वजह से बिल्कुल। अ, एक्सपर्ट विटनेस लेकर आते, क्यों नहीं लेकर आए? अपने कोई ना कोई एक्सपर्ट लेते। और उन्होंने आखिरी वक्त पे जाके जो है वो जज साहब कह रहे हैं कि जो है जब ये सारे जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स खत्म हो गई, तो उन्होंने एक वकील को भेजा लेट आवर्स में कि ये हमारे विटनेसेस के नाम है 4। सही। तो भाई आप अपने, आपको 4 विटनेस यूज करने, आपको 40 विटनेस यूज करने, आप 400 विटनेसेस के नाम पहले दिन रख दें। एग्जैक्टली। तो ठीक। और उसमें से आप 4 को ला सकते हैं तो ले आए, क्योंकि डिफेंस की, क्योंकि कोर्ट इसमें समन नहीं करेगा, बिकॉज सफाई वाले विटनेस जो है वो आपने खुद डिफेंडेंट को लेके लेकर आने, आए। खुद लेके आने, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें कोर्ट 132 पीनल अच्छा, कोड की जो है वो प्रोविजन नहीं उठेगा फाइनल समन करने। आर्गुमेंट्स के ऊपर पेश होके आर्गुमेंट्स ना करना गलती थी। बिल्कुल डिस्कवर गलती है। और दूसरे लॉज जो हैं और कंपैरिजन और क्रॉस एग्जामिन मेरिट के ऊपर ना करना गलती थी। और केस को मेरिट्स के ऊपर डिफेंड करने के बजाय टेक्निकलिटीज के अंदर जाना भी एक गलती थी।
जो कि jurisdiction पे जज को चैलेंज करना is not an easy thing because judges are possessive and jealous of their jurisdictions always. That's what judges are there for. The moment they see कि भाई केस मेरे पास एक शिक में भी फाइल फॉल करता है, they will not let the case go unless they are fully convinced कि ये किसी और के पास चले जाओ. एग्जैक्टली अच्छा, अब आपको क्या लगता है, अब आ जाएं जरा, डिफेंस ने Next तो step. अपना बड़ा खूबसूरत तरीके से लड़ा, वो कामयाब हो गए, दे अचीव द टारगेट। सो जो प्रोसिक्यूशन है वो तो होगी कामयाब। आपके ख्याल में जज साहब की इस फैसले में अपील की सतह पे इमरान खान के वकला को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या देखिए, जो गलतियां कर गुंजाइश ली हैं तो गलतियां तो कर ली हैं, की क्या सही. गुंजाइश है? I believe they should have fresh eyes and fresh mind. जो गलतियां कर चुके हैं, जो फैक्चुअल एलिमेंट्स जो है जो डिस्कस नहीं हुए हैं, क्योंकि आपने छोटी सी जो है वो गलतियों की वजह से आपने अपना प्रोसिक्यूशन का तो कोई फॉल्ट आइडेंटिफाई ही नहीं किया आपने, सही. तो उसके ऊपर आपके ऊपर फाइंडिंग आ गई और आपने जो है अपना एविडेंस अड्यूस नहीं किया प्रॉपर तरीके से. अब वो उसी ग्राउंड को एजिटेट करने की कोशिश करेंगे कि जो है, आई थिंक 9-10 मिनट रह गए हैं आपके पास इसको फिलअप करने में. उसी ग्राउंड पे वो एजिटेट करने की कोशिश करेंगे कि हमारे को मौका नहीं दिया गया हमारा एविडेंस प्रेजेंट करने के लिए, आप बराए मेहरबानी इसको रिमांड कर दें. और एट द सेम टाइम वो एक जमानत की दरखास्त भी लगा देंगे, सही. जमानत की दरखास्त के लिए बड़े मजेदार क्राइटेरिया होता है, जो आपको पता है कि कोई आदमी जब जमानत की दरखास्त लगाता है वो कहता है कि मैं आई हैव अ गुड मॉरल कैरेक्टर और मैं किसी और केस में इन्वॉल्व नहीं हूँ, फौजदारी केस में, और मैं कोर्ट के सामने हाजिरी दूंगा जब भी जो है तारीख लगेगी हर हियरिंग पे, इसलिए बराए मेहरबानी मुझे जमानत दे दी जाए ताकि जो है मैं कोर्ट को अपने अपने जो है रहमो करम पे अपने आप को कोर्ट को छोड़ता हूँ. तो लेकिन जो जजमेंट है उसमें फाइंडिंग ये है कि जो है वो खुद कहते हैं कि मेरे पे 180 फौजदारी केस लगे हुए हैं और इतने सारे केसेस में ये जो है कोर्ट के सामने अपेयर नहीं हुए इतनी सारी तारीखों पे, और ये कंपाउंड में घूम रहे थे बाहर. और तो जो ये जो दो मेजर एलिमेंट है ऑफ सरेंडरिंग बिफोर द कोर्ट इन, तो ये उनके आड़े आएगी चीज, क्योंकि इतने सारे फौजदारी केसेस में. सो जमानत लेना एक ट्रिकी काम होगा unless शॉर्ट ऑर्डर से जमानत मिल जाए for the reasons to be recorded later. That would be another trickery process. So but उनके ग्राउंड्स ये हैं, उनको अगर एम्पलीफाई करना है ग्राउंड्स को, they need to challenge the relevant sections. That's what it is, कि वो sections वेग हैं और आर्टिकल 4 कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो वायलेट करते हैं, which is not an easy thing अब आप because कह रहे हैं कि कन्विक्शन के बाद. अब आप कह रहे हैं कि ये वायरीज को चैलेंज करें इन आर्टिकल्स के जिनके तहत उनको सजा हुई इन सेक्शंस के इलेक्शन एक्ट के 137 और 174, विच इज अपील। नॉट एन इजी थिंग, क्योंकि वेगनेस का लॉ पाकिस्तान में डेवलप नहीं हुआ हुआ है, तो आर्टिकल 4 में वेगनेस को फिट करना और आर्टिकल 10A में वेगनेस को फिट करना आसान काम नहीं है. अच्छा, आपके ख्याल में अब ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई जिसके बाद ये फाइंडिंग आ गई ट्रायल कोर्ट की, उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट में कितना फायदा हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी वो हाई कोर्ट की जजमेंट जो है वो गलत थी, या आपके ख्याल में कि अब जो फाइल की है उन्होंने वहां ट्रायल की जजमेंट आने के बाद वो इनफ्रक्चस होगी, उसकी फोर्स ऑफ जो है वो जो भी उनका वो है. Supreme Court can still do anything because if Supreme Court believes that they want to substitute their own finding on the jurisdiction before the trial court, और over and above जो पिछले 2 ऑर्डर थे ट्रायल कोर्ट के जो उन्होंने रेफर किए, इसमें रिप्रोड्यूस नहीं किए लेटेस्ट जजमेंट में 30 पेजेस की, एक्चुअली उनको रिप्रोड्यूस करते तो और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाती जजमेंट, तो वो क्रॉस रेफरेंस करने से. लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट उन 2 ऑर्डर्स के ऑन जुरिसडिक्शन इज फीलिंग ओवर जीलस या ओवर पैशनेट और वो कह देती है कि इसको जुरिसडिक्शन नहीं थी, जो कि इवन आफ्टर कन्विक्शन पाकिस्तान में आपको तो पता है कि जुरिसडिक्शन के इश्यूज पे जो है वो फैसल अरा साहब के कोर्ट को उड़ा के रख दिया था उन्होंने, सो एज कोरम नॉन जुडिस. सो इतना वो तो हो मासूम सकता है कि जनरल परवेज मुशर्रफ की सजा को उड़ा के रख दिया था उन्होंने. हाँ बिल्कुल, आफ्टर द कन्विक्शन. सो jurisdiction के इशू पे सुप्रीम कोर्ट कैन सब्स्टिट्यूट एट एनी टाइम एक्चुअली, सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज आर्ग्यूड, बट thus far उन्होंने 2 राउंड ऑफ लिटिगेशन कर चुके हैं बिटवीन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑन द जुरिसडिक्शन इशू. नीचे लोअर कोर्ट ने 2 दफा जुरिसडिक्शन उड़ा दिया है, बायस और लैचेस और लैक ऑफ साइनिंग
द पिटिशन, दैट इज नॉट द राइट स्ट्रेटेजी। ऑलरेडी वो स्ट्रेटेजी 2 दफा नॉकआउट होके आ चुके हैं, तीसरे राउंड में अगर उनको मिल जाता है दैट वुड बी अ सरप्राइज एक्चुअली। आम जुबान में आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब कितने अरसे में बाहर आ सकते हैं? अब देखें, वो तो वो जो प्रिजन का सुपरिटेंडेंट होता है, उस आपको हर दरखास्त उसके पास लेके जानी पड़ती है, और उसके बाद कोर्ट जो है हर चीज के लिए प्रिजन सुपरिटेंडेंट से पूछता है कि उसके बंदे की सेहत सही है। उसको जो है डॉक्टर्स ने जो है एग्जामिनेशन कर लिया, उसको अस्पताल रखना है, उसको A क्लास देनी है, B क्लास देनी है, C क्लास देनी है। अच्छा, ये और अगर वो एक्यूज जो है वो हेयर डाई करता हो तो ये सुपरिटेंडेंट की इजाजत से उसको हेयर डाई मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा? मैंने तो जेल मैनुअल में कहीं नहीं पढ़ा कि हेयर डाई मिलेगा। जो है वो गार्नियर का या जो है बीजन का या कौन सा वाला, नीला काला पीला। सो उसी वजह से जो है वो उनकी जो है वो सेहत और डिफरेंट शक्ल नजर आना शुरू हो जाती है, जो इनमेट्स की होती है 2-3 महीने बाद शक्ल डिफरेंट हो जाती है। चलें, बहुत शुक्रिया दाऊद पोता साहब, फैसल दाऊद पोता साहब। एक्सटेंसिवली हमने इसका तमाम जो मुमकिन तौर के ऊपर हो सकते हैं एक आम फहम बनाने की कोशिश की है, लेकिन जाहिर है बहुत सारे टेक्निकल मामलात हैं, तो वो कानून की जुबान जो है वो फैसल दाऊद पोता साहब ने बहुत ज्यादा इस्तेमाल की, लेकिन अब तो आम आदमी को भी अब समझ आने लग पड़ा है कि अदालतों आम में आदमी को भी समझ में आ रही है, क्योंकि ये तो सब लोग जजमेंट्स पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, 30-30 पेज की जजमेंट सारे जर्नलिस्ट पढ़ रहे हैं, और वो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको। और जितने भी जो है टेक्निकल इश्यूज हैं वो तो अंग्रेजी में लिखे जाते हैं हमारे कोर्ट्स में। तो हाँ, कानून विक्टोरियन एरा के जमाने का कानून है, विक्टोरियन एरा के जमाने की अंग्रेजी है, और हम ये भी आम फहम फैक्ट्स में। ये भी फैक्ट्स हैं। अदालत बुलाती रही, वो हाजिरी से इस्तिस्ना देते रहे, अदालत बुलाती रही, वो नहीं गए, अदालत उनको मौके फराहम करती रही, नहीं गए। अब ये 190 सब क्लॉज 3 के तहत इलेक्शन एक्ट के ये ट्रायल जो है, ये एक समरी ट्रायल होना था, ये ट्रायल जो है डिफरेंट है एज कंपेयर टू अदर ट्रायल्स, लेकिन फिर बिल्कुल। दो चार चीजें मैं आप बिफोर यू क्लोज, दो चार चीजें देखें। फॉर्म बी की कस्टडी किसके पास है हर वक्त? इलेक्शन कमीशन के पास, करेक्ट। फॉर्म बी का फॉर्मेट किसने जो है वो प्रेजेंट करना है टू द कैंडिडेट? इलेक्शन कमीशन ने, वो लॉ में लिखा हुआ है, लेकिन कस्टडी उनके पास है। अच्छा, फॉर्म बी पे जो है फाइंडिंग ऑफ नॉन डिस्क्लोजर पहले किसने करी है? और ये इलेक्शन सारा कमीशन ने। डिफेंस जो है बैरिस्टर अली जफर इलेक्शन कमीशन के सामने ले चुके हैं। अब मसला ये था कि वहां से डिविएट भी तो नहीं कर सकते थे। हाँ, बता तो रहा हूँ, सही है ना फॉर्म। लेकिन द प्रॉब्लम इज के कंप्लेनेंट कौन है इधर? इलेक्शन कमीशन। हाँ। कस्टडी ऑफ द इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट किसके पास है? इलेक्शन कमीशन के पास। सो एक प्रोसेस और होता है कि और जब आप पब्लिक और, डॉक्यूमेंट, और ट्रायल जो है वो इलेक्शन एक्ट के नीचे है। इलेक्शन एक्ट के नीचे, अब देखें एविडेंस एक्ट में, अब जो मैंने जिक्र किया आर्टिकल 85-86, पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स में फर्क होता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट ये होता है, तो फॉर्म बी जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, हम्म, सही। फॉर्म इट्स नॉट लाइक एन इनकम टैक्स रिटर्न के जो है वो वेल्थ टैक्स रिटर्न है कि वो प्राइवेट है। हम्म। फॉर्म बी जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, बट द प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी इज द कस्टोडियन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। तो वो तो अपनी दराज से निकाल के लेकर आ रहा है, वो थर्ड पार्टी से नहीं लेकर आ रहा वो डॉक्यूमेंट। देखें, अगर मेरे और आपके दरमियान लिटिगेशन है और हम बोले यार नोटरी पब्लिक से या जो है पब्लिक रिकॉर्ड में से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार से एक डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसकी जो हालत होगी उससे हम अपना डिस्प्यूट तय मतलब करेंगे। ये है कि वो एविडेंस लॉ के ऊपर पूरी उतरती है ना, एविडेंस, सिंपल सी बात है। एविडेंस लॉ के ऊपर पूरी उतरती है, बट इट इज आर्ग्यूएबल वेदर द कंप्लेनेंट होल्डिंग द पब्लिक डॉक्यूमेंट और हैज यहाँ द अथॉरिटी टू रिलाई ऑन इट। और यहाँ पे जो है ये लीगल टीम की कमजोरी है। लीगल टीम की कमजोरी है, उन्होंने क्यों नहीं रेस किया ये पॉइंट? एग्जैक्टली। इट्स नॉट द स्टेट, इट्स तो इट्स लिहाजा इट्स मॉरल ऑफ द स्टोरी इज के जनाब वकील जो है ना वो बड़ा ध्यान से और चुन के करना चाहिए। इमरान खान साहब ने तो देखें, बाकी तमाम मुकदमात में जो वकला पेश हो रहे हैं, उन सबसे महंगा तरीन वकील जो है इस केस के ऊपर, महंगी तरीन टीम जो है वो one of the things they missed out is attacking the foundations, basically those sections. They should have attacked constitutionality of those criminal तो वो उसके provisions. साथ जो है वो हाई कोर्ट के अंदर जो है वो इन प्रोविजंस की जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उसको चैलेंज हाँ, कर। चले बिल्कुल, वो बहरहाल उन्होंने नहीं किया, वो तो सो रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
वो तो नारा और ललकारा लगा रहे हैं, 50 वकीलों को लेके जा रहे हैं, जज को इंटिमिडेट कर रहे हैं, विच इज अनएथिकल, अब वेरी वेरी बैड। बहुत सारी मीम्स चल रही हैं कि ख्वाजा हारिस साहब के वालिद जो थे उन्होंने हाईजैकिंग केस के अंदर इमरान खान साहब नवाज शरीफ को अंदर करवाया था। ख्वाजा हारिस साहब ने नवाज शरीफ नॉट फॉर मी टू कमेंट, नॉट फॉर मी टू कमेंट इन पर्सन। या नहीं, मैं मीम्स की बात कर रहा हूँ। हम्म। तो अब चलें, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और फिर वो भी बहुत चल रहा है कि वो बुखारी साहब का जो था तारीखी जुमला, जब मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे कहा था कि कयूम गल सुन, केस वकील नहीं हारता, मुवक्किल हारता है। शराय हाँ। अब्दुल करीम सिद्दीकी को एक लाइफ से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने